नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है। जेआईबी से रिलेटेड यूनिट वाइज वीडियोस आपको बैंकर साथी चैनल पर मिल जाएंगे। आप सारे वीडियोस वहां से देख सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 16, जिसका नाम है लॉज रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज़ एंड मोड्स ऑफ चार्ज 1। इसमें बेसिकली हम मॉर्गेज के बारे में जानेंगे साथियों। मॉर्गेज कितनी तरह की होती हैं और उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, वो जानेंगे। और कौन कौन सी जो लॉज हैं या उनके सेक्शन हैं वो इनको गवर्न करते हैं। तो ये सब हम मॉर्गेज के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, मॉर्गेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। 1882 का एक्ट है, काफ़ी पुराना है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके सेक्शन 58 में मॉर्गेज का जिक्र आता है, उसकी डेफिनेशन दी गई है। लेकिन इसकी लीगल डेफिनेशन जानने से पहले हम एक बेसिक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि मॉर्गेज एक्चुअली क्या होती है, कैसे काम करती है। तो मान लीजिए कोई पर्सन है, वो बैंक के पास जाता है। यहाँ पे हम बैंक का ही एग्जांपल ले रहे हैं। कोई पर्सन है, वो बैंक के पास जाता है और उसको लोन की ज़रूरत है। तो बोरोवर है, वो कहता है कि मुझे 50 लाख का लोन चाहिए। तो बैंक उससे कहेगा कि हम आपको लोन दे दें 50 लाख का, लेकिन 50 लाख काफ़ी बड़ा अमाउंट है। आप अगर रीपे नहीं कर पाए, आप बिज़नेस चलाने के लिए लोन ले रहे हो, लेकिन अगर आपका बिज़नेस नहीं चला या कुछ दिक्कत हुई तो हमें लोन कैसे वापस मिलेगा, हमारा तो पैसा डूब जाएगा, बैंक ऐसा कहेगा। तो बोरोवर उससे कहेगा कि ठीक है, आप लोन हमें दे दो, और अगर आपको सिक्योरिटी ही चाहिए, कोई इसके बदले में कुछ आप सिक्योरिटी लेना चाह रहे हो कि अगर हम रीपे नहीं कर पाए तो आप पैसा कैसे वसूलोगे, तो उसके लिए मेरा एक घर है, वो आप मॉर्टगेज कर सकते हो। और मेरा घर जो है वो पॉश एरिया में है, अच्छी लोकेलिटी में है, अच्छा बना हुआ है, तो उसकी वैल्यू जो है 50 लाख से अधिक है। तो बैंक क्या करेगा, अपने अप्रूव्ड वैल्यूअर को भेजेगा, वैल्यूएशन निकलवाएगा, बाकी एडवोकेट को भेज के एनईसी वगैरह निकलवाएगा, टाइटल वगैरह कंफर्म करेगा। और सारी चीज़ें देखने के बाद में, अब मान लीजिए वैल्यूअर ने, एडवोकेट ने जो है रिपोर्ट अपनी पॉजिटिव दी है, सब टाइटल वगैरह ठीक है उसका, और वैल्यूअर ने उसकी वैल्यू 50 लाख से अधिक निकाल के दी, मान लीजिए 70 लाख 80 लाख की वैल्यू निकाल के दी कि हाँ भाई ये मकान जो है 70-80 लाख का है। तो बैंक को 50 लाख रुपए लोन देना है उस बोरोवर को, तो उस बेसिस पे बैंक जो है उस हाउस को जो है मॉर्गेज कर लेगी अपने फेवर में, और उस बोरोवर को 50 लाख रुपए लोन दे देगी, सारी चीज़ें अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब प्रॉपर होने के बाद। और अगर बाई चांस सब कुछ सही रहता है, लोन वगैरह सही चलता है, किस्तें टाइम पे आती रहती हैं, तो कोई बात नहीं, जब लोन जब पूरा हो जाएगा, उसका टेन्योर पूरा हो जाएगा, रीपेमेंट हो जाएगा, उसके बाद में वो मॉर्गेज जो है वो कैंसिल हो जाएगी और उसकी प्रॉपर्टी, जो बोरोवर की प्रॉपर्टी है, वो उसको वापस दे दी जाएगी और सब कुछ ऑन नॉर्मल हो जाएगा। इन केस अगर डिफ़ॉल्ट होता है, लोन देने में डिफ़ॉल्ट होता है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास उसकी सेल का राइट होता है, बैंक कोर्ट के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा जो है वसूल कर सकता है। तो ये होता है मॉर्गेज। मॉर्गेज हमेशा साथियों जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, हाउस बिल्डिंग, वहाँ पे क्रिएट किया जाता है, तो इसलिए मॉर्गेज की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 58 में क्या डेफिनेशन दी गई है। अ मॉर्गेज इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। साथियों, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र एक्चुअली में नहीं हो रहा है। तो क्या इंटरेस्ट है वो भी हम देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र किया जा रहा है, केवल उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बोरोवर के पास अगर एक घर है, उसके बाद में दो और घर हैं उसके पास, मान लीजिए 3 घर हैं, तो बाकी 2 घर से बैंक को कोई मतलब नहीं है। जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है, जिसका जो मॉर्गेज पर्सन रख रहा है, केवल उसमें ही बैंक को इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा, फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस टू और टू बी एडवांस्ड बाई वे ऑफ लोन। किस पर्पज़ के लिए इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है? फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस टू और एडवांस्ड बाई द लोन, बाई वे ऑफ लोन। मतलब या तो लोन दिया जा चुका है या फिर लोन दिया जाना है फ्यूचर में, उसको सिक्योर करने के लिए इस इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है वो बैंक के फेवर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है ऑन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेप्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट। अब डेप्ट हो सकता है या कोई एंगेजमेंट है, कोई परफॉर्मेंस कोई करना है, उसके हो सकता है, विच में
गिव राइज टू अ पेक्यूनरी लायबिलिटी, जिसकी वजह से कोई लायबिलिटी जो है बोरोवर की सामने आएगी। तो इसमें बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ जा रहा है, और वो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किस लिए किया जा रहा है, कोई लोन जो है या तो दिया जा चुका है या फ्यूचर में दिया जाना है, उसको सिक्योर करने के लिए ये ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफ़िल होती हैं तो वो सेक्शन 58 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक उसको हम मॉर्टगेज कहेंगे। अब साथियों, मॉर्टगेज कितनी तरह की होती हैं? 6 तरह की मॉर्टगेज का जिक्र है, जिसमें कि है सिंपल मॉर्टगेज हो सकती है, यूसुफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज होती है, इंग्लिश मॉर्टगेज होती है, मॉर्टगेज बाई कंडीशनल सेल होती है, मॉर्टगेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स होती है जिसको इक्विटेबल मॉर्टगेज कहते हैं, या छठी होती है एनामोलस मॉर्टगेज। तो हम एक एक करके इन 6 को पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल मॉर्टगेज क्या होती है। सिंपल मॉर्टगेज को साथियों सेक्शन 58 के सब सेक्शन बी में डिफाइन किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। इसमें क्या है, मॉर्टगेजी जो होता है, सिंपल मॉर्टगेज जो है, या फिर इसको रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर हो जाती है सब रजिस्ट्रार के यहाँ तो इसको रजिस्टर्ड मॉर्टगेज भी कह देते हैं। काफ़ी कॉमन है साथियों, इंडिया में यूज़ होती है ये। और इसमें क्या होता है, सिंपली जो इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है बैंक के फेवर में, और बैंक जो है अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है, एक मॉर्टगेज डीड साइन की जाती है जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि अगर लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो डिफ़ॉल्ट के केस में जो है बैंक के पास ये राइट होगा कि वो कोर्ट जाए और सेल के लिए उनसे परमिशन ले कि उनको कोर्ट को इंटरवेंशन करके कोर्ट जो है सेल का ऑर्डर करे, उसको राइट दे बैंक को कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके अपने पैसे, अपना जो लोन है वो वसूल सके। मॉर्टगेजी हैज़ नो पावर टू सेल विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन। तो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के बैंक इसमें सेल नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को। नो राइट टू गेट एनी पेमेंट आउट ऑफ रेंट। और साथ ही जो अगर कोई रेंट आ रहा है उस बिल्डिंग में, मान लीजिए कोई हाउस है उसमें कोई किराएदार रह रहे हैं, तो उसका जो रेंट जो आ रहा है, या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें दुकानें हैं उसमें रेंट आ रहा है, शोरूम है कोई उसका रेंट आ रहा है, तो उसका जो रेंट की इनकम होगी उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं है, बैंक को वो इनकम नहीं मिलेगी। पोजीशन भी जो उसका ओनर है, बोरोवर जो है, उसी के पास ही पोजीशन भी रहेगा। तो इसका मतलब ये है बैंक को ना पोजीशन मिलेगा इसमें, ना रेंटल इनकम होगी, और साथ ही इसको सेल भी बैंक नहीं कर सकता बिना कोर्ट की परमिशन के। और रजिस्ट्रेशन इसका कराना होगा। अगर 100 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है, प्रिंसिपल जो 100 रुपये से ज़्यादा का है, तो इसका रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे कराना होगा, फिर इसको रजिस्टर्ड मॉर्टगेज भी कहेंगे। तो ये तो थी सिंपल मॉर्टगेज। दूसरी होती है साथियों मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। तो जैसे कि ये दिखा रहा है, कंडीशनल सेल इसमें कर दी जाती है साथियों। 58 सेक्शन 58C सब सेक्शन में इसको बताया गया है। इसमें क्या होता है, बोरोवर सीधे ही मतलब बैंक के नाम में मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी जाती है, कि भाई सेल कर दी गई है, प्रॉपर्टी डायरेक्टली सेल कर दी गई है। और सेल जो होती है ये बेसिकली डमी सेल टाइप की होती है, कंडीशनल सेल होती है। बोरोवर कहता है कि भाई मैं ठीक है, मैं आपके नाम में प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, बेच दे रहा हूँ, आप तो मुझे पैसे दे दीजिए, बस लोन दे दीजिए। और अगर मैं समय पे लोन नहीं चुका पाया तो ये सेल जो है वो एक्चुअल सेल हो जाएगी। अभी जो एक तरह से डमी सेल है या कंडीशनल सेल है, लेकिन अगर समय पे पैसे नहीं चुका पाया मैं, तो ये सेल आपकी मतलब सेल जो है एब्सोल्यूट हो जाएगी, और ये प्रॉपर्टी जो है हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। तो ये साथियों ज़्यादा यूज़ इंडिया में नहीं होती है। द सेल इज़ ऑस्टेंसिबल एंड नॉट रियल। तो ये डमी सेल एक तरह से होती है, रियल सेल नहीं होती है। कंडीशन एक लगी होती है, इफ़ द मनी इज़ नॉट पेड ऑन द एग्रीड डेट द ऑस्टेंसिल सेल बिकम्स एब्सोल्यूट अपॉन द मॉर्टगेजर अप्लाइंग टू द कोर्ट एंड गेटिंग अ डिक्री इन हिज फेवर। तो वो साथियों अगर वही बात है, अगर वो है समय पे अगर पेमेंट नहीं होता है तो ये सेल जो है वो एब्सोल्यूट सेल हो जाएगी। द मॉर्टगेजी कैन सू फॉर फोरक्लोजर बट नॉट फॉर सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो मॉर्टगेजी जो है, जो बैंक जो है, वो कोर्ट में केस कर सकता है सेल उसके लिए फोरक्लोजर के लिए। फोरक्लोजर क्या होता है साथियों, फोरक्लोजर में ये इसके जो जिस पर्सन ने
प्रॉपर्टी अपनी दी है, जो बोरोवर है उसके राइट होता है एक राइट ऑफ रिडेम्पशन, कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सके कोर्ट के द्वारा अपना पैसा जमा करने के बाद। लेकिन अगर वो अपना पैसा जमा नहीं करता है तो उस केस में क्या होता है, जो मॉर्टगेजी होता है, जो बैंक होता है, वो कोर्ट में अप्लाई करता है कि अब इसने पैसा तो दिया नहीं है, तो इसका जो राइट है रिडेम्पशन का प्रॉपर्टी का, वो इससे ले लिया जाए और ये वापस अपनी प्रॉपर्टी बोरोवर जो है ना ले पाए। तो वो फोरक्लोजर कहते हैं उसे। तो उस केस वो उसका जो केस है वो बैंक कर सकता है कोर्ट में। सेल के नहीं कर सकता, क्योंकि सेल तो पहले ही हो चुकी है और वो रियलाइज़ हो जाएगी अगर समय पे पैसा वापस नहीं आता है। देर इज़ नो पर्सनल कोवेंट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द डेप्ट एंड देयर फोर बैंकर्स डू नॉट प्रेफर दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज। तो एक्चुअली में साथियों, बैंक जो है इस तरह की मॉर्गेज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें पर्सनल कोवेंट यानी कि पर्सनल जो जिम्मेदारी है पर्सन की, वो नहीं होती है। इसमें सब कुछ जो है वो प्रॉपर्टी का ही होता है कि उन्होंने सेल कर दी है, जो मॉर्टगेजी है उसके नाम में सेल कर दी जाती है प्रॉपर्टी, और अगर समय पे पैसा नहीं आता तो वो सेल जो है वो एब्सोल्यूट सेल में कन्वर्ट हो जाती है, उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है उस पैसे के बदले। लेकिन बैंक को तो एक बैंक का जो एक्चुअल मोटिव होता है वो अपने पैसे वापस लेना होता है, अपनी किस्तें वापस लेना होता है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना बैंक का मोटिव नहीं होता है। इसीलिए बैंक इस तरह की जो है मॉर्टगेज को प्रिफर नहीं करते हैं। यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज क्या होती है, सेक्शन 58D में इसको डिफाइन किया गया है। द मॉर्टगेजी इज पुट इन पोजेशन ऑफ द mortgage property. Hereby possession means legal possession, not a physical possession. The mortgagee has the right to receive rent and profit accruing from the property. नॉर्म ये भी साथियों इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज क्या है, इसमें बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जहाँ से अच्छा रेंट आ रहा होता है वही प्रॉपर्टी इसमें जाती हैं यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज में, क्योंकि इसमें जो रेंट लेने का अधिकार है, रेंट से जो भी इनकम हो रही है, प्रॉपर्टी की जो इनकम है, वो लेने का अधिकार जो है वो मॉर्टगेजी के पास होता है। यानी कि बैंक ने अगर लोन दिया है तो बैंक के पास वो अधिकार होता है कि वो जो भी इनकम रेंट द्वारा या उस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो उसको ले सके। और साथ ही उनका जो मॉर्टगेज डीड होती है, एग्रीमेंट होता है, उसमें ये लिखा होता है कि उस पैसे को, जो रेंट है, मतलब जो रेंट जो आ रहा है, उस पैसे को बोरोवर का जो जो उधार है उसमें उसको एडजस्ट किया जाए, उसके लोन में या इंटरेस्ट में उसको एडजस्ट किया जाए, ताकि उसकी किस्तें जो होती हैं वो वहीं से पूरी की जाती हैं। हियर द मॉर्टगेजी कैन नॉट सू द मॉर्टगेजर फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेप्ट, सेल और फोरक्लोजर ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। तो इसमें साथियों मॉर्टगेजी जो होता है वो फोरक्लोजर के लिए भी सू नहीं करेगा, पैसे देने के लिए भी सू नहीं, मतलब केस नहीं कर सकता, और फोरक्लोजर के लिए भी नहीं। तो ये सब नहीं, बस उसको रेंटल इनकम जो है वो मिलती रहेगी। इफ़ द मॉर्टगेजर फेल टू ब्रिंग अ सूट फॉर रिडेम्पशन विद इन 30 ईयर, द मॉर्टगेजी बिकम्स एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर 30 साल तक अगर मॉर्टगेजर जो है वो सूट फॉर रिडेम्पशन की हमने बात करी थी लास्ट, अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए जो सूट फाइल किया जाता है कोर्ट में, अगर वो नहीं करता है, रिडेम्पशन मतलब अपनी जो प्रॉपर्टी जो उसने मॉर्टगेज की है उसको वापस लेने के लिए, अगर वो बोरोवर जो है वो एक बार लोन डिपॉजिट करने के बाद ही ये सूट फाइल किया जाता है रिडेम्पशन का, तो रिडेम्पशन के लिए अगर अप्लाई नहीं करता है विद इन 30 ईयर, उस केस में जो मॉर्टगेजी है जिसने लोन दिया है, यानी कि बैंक जो है, वो एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का। Banker do not prefer this type of mortgage for the following reasons: as there is no personal covenant to repay the debt, also it will take very long time to recover money. अब बैंकर इसको प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो कोई पर्सनल कोवेंट नहीं है, जो भी बैंक को जो भी पर्सनल लाइबिलिटी इसमें बोरोवर की नहीं होती है ज़्यादा, जो भी जो वसूली होगी वो बिल्डिंग के जो रेंटल इनकम है उस पर ही बेस्ड होती है। और दूसरा क्या है, इसमें काफ़ी लंबा समय यानी कि 30 साल तक का टाइम है रिडेम्पशन का, उसके बाद ही प्रॉपर्टी का ओनर जो है वो मॉर्टगेजी होगा, यानी बैंक के पास प्रॉपर्टी 30 साल बाद आएगी, उसके बाद में वो उसको सेल कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, इसलिए बैंक इस तरह की यूसुफ्रक्चरी मॉर्टगेज को प्रिफर नहीं करता है। इंग्लिश मॉर्टगेज साथियों, ये मोस्टली जो है वो यूके वगैरह में यूज़ होती है इंग्लिश मॉर्टगेज। ये सेक्शन 58E में इसका जिक्र आता है। इट प्रोवाइड्स पर्सनल कोवेंट, देयर इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ मॉर्टगेजी। इसमें पर्सनल जिम्मेदारी लाइबिलिटी भी है बोरोवर की, साथ ही जो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का इन फेवर ऑफ मॉर्टगेजी।
मॉर्गेजी के फेवर में प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रॉपर्टी शैल बी रीकन्वेड टू द मॉर्गेजर इन द इवेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। तो इसमें एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है और री ट्रांसफर करना होगा। इसमें साथियों कंडीशनल कुछ भी नहीं है, यही डिफरेंस है कंडीशनल सेल में और इसमें, कि इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। सेल जो है, जो ट्रांसफ़र जो होगा वो एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगा इन फेवर ऑफ मॉर्गेजी। डायरेक्टली उसके नाम में करा दी जाएगी। बोरोवर कहेगा साहब मैं अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम में करा रहा हूँ, आप तो मुझे बस इतना लोन दे दीजिए। बस उसमें ये मेंशन करना होगा कि अगर मॉर्गेज डीड में ये होगा, कंडीशन लगी होगी कि अगर बोरोवर जो है वो समय से पेमेंट कर देता है तो ये री ट्रांसफ़र की जाएगी, जो बैंक है उसके द्वारा बोरोवर को वापस कर दी जाएगी। प्रॉपर्टी शैल बी रीकन्वेड टू द मॉर्गेजर इन द इवेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। तो वही है, रीपेमेंट के बाद में ये प्रॉपर्टी वापस मॉर्गेजर को दे दी जाएगी। द मॉर्गेजी कैन सू द मॉर्गेजर फॉर द रिकवरी ऑफ मनी एंड कैन ऑब्टेन डिक्री ऑफ सेल। तो यहाँ पे इंग्लिश मॉर्गेज में क्या होता है, जो मॉर्गेजी है यानी कि जो बैंक है, लेंडर जो है, वो कोर्ट में केस कर सकता है, सू कर सकता है मॉर्गेजर को, पर्सन को, बोरोवर को, कि आप हमें पैसे दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो वो कोर्ट से डिक्री, या कोर्ट का डिक्री कहते हैं ऑर्डर को, ऑर्डर ऑब्टेन कर सकता है, स्पेसिफिक ऑर्डर कोर्ट से ले सकता है उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। तो ये इंग्लिश मॉर्गेज है साथियों। अब आता है इक्विटेबल मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। ये सबसे ज़्यादा जो इंडिया में कॉमन है वो यही है। मोस्ट कॉमन जो मॉर्गेज की फॉर्म है जो बैंक में यूज़ होती है वो इक्विटेबल मॉर्गेज ही होती है। आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा, जब भी कोई मॉर्गेज होती है तो आप सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म में ईएम भी कहते हैं कि ईएम आईपी का ईएम क्रिएट करना है। और सेक्शन 58F में इसका जिक्र आता है। इसमें क्या होता है, when a person in any of the towns notified by state government concerned delivers to a creditor or his agent document of title to immovable property with an intent to create a security thereon, the transaction is called a mortgage by deposit of title deeds। तो इसमें क्या होता है साथियों, जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो बैंक के पास डिपॉजिट कर दिए जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, और उसका पर्पज़ होता है, इंटेंट जो होता है कि सिक्योरिटी क्रिएट करना, जो भी लोन लिया गया है उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी क्रिएट करना उसका पर्पज़ होता है, उसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज कहते हैं। For equitable mortgage, three ingredients required: debt, deposit of title deeds, and an intention that deeds shall act as security for the debt। तो इक्विटेबल मॉर्गेज में साथियों तीन इंग्रेडिएंट यानी कि तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करने से पहले। एक तो डेप्ट होना चाहिए और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होगी, साथ ही तीसरा इंटेंशन होनी चाहिए कि वो डीड जो है वो सिक्योरिटी की तरह एक्ट करेगी डेप्ट के अगेंस्ट में। तो ये तीनों चीज़ें अगर पॉइंट्स हैं तो उसको हम इक्विटेबल मॉर्गेज कहेंगे। और इसमें भी यही होता है कि इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट होने के बाद में बोरोवर जो है वो पेमेंट करते हैं। अगर समय से पेमेंट करते रहते हैं तो ठीक है, जब पेमेंट हो जाता है उसके बाद में वो प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं, और वो जो मॉर्गेज है वो ख़त्म हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, तो उस केस में बैंक जो है वो कोर्ट जाके और उस सेल के ऑर्डर प्रॉपर्टी के ले सकता है और सेल प्रॉपर्टी को कर सकता है। एनामोलस मॉर्गेज साथियों है लास्ट जो है, छठी जो टाइप है एनामोलस मॉर्गेज, जिसका जिक्र जो है सेक्शन 58G में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किया गया है। अब ये कोई अलग से स्पेसिफिकेशन इसकी नहीं है कि एनामोलस मॉर्गेज ये होगी। जो भी मॉर्गेज जो है, अगर हमने जो पिछली 5 मॉर्गेज जो देखी हैं, अगर उसमें नहीं आएगी कोई अलग तरह की, कोई कस्टमाइज्ड कोई है जिसको हम पिछली जो मॉर्गेज है उनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते, तो हम उसको एनामोलस मॉर्गेज कह देते हैं। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, ये किसी दो मॉर्गेज जो होती हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है। दोनों के फीचर कुछ हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल और यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज के अगर कॉम्बिनेशन है, दोनों के अगर फीचर इन्वॉल्व हैं तो वो एनोमलस मॉर्गेज हो सकती है। या फिर यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज के साथ में कंडीशनल सेल भी है, उस केस में भी उसको एनोमलस मॉर्गेज हम कह सकते हैं। यानी कि कोई अलग अलग तरह की कोई स्पेसिफिक उसमें वो नहीं है कि 5 जो दी हुई हैं उनमें अगर नहीं आती है, कोई कॉम्बिनेशन है या कस्टमाइज्ड है, तो उसको हम एनोमलस मॉर्गेज कहेंगे। अब मॉर्गेज के केस में साथियों प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाए। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसने
लोन दिया है, अपना चार्ज क्रिएट किया है एक बार किसी प्रॉपर्टी पे, दोबारा से वही सेम वो बोरोवर जो है सेम प्रॉपर्टी लेके दूसरी जगह पहुंच जाता है और दूसरे किसी लेंडर से भी पैसा उस प्रॉपर्टी पे ले लेता है, उसका भी चार्ज उस प्रॉपर्टी पे क्रिएट करवाता है या होता है उस पे, तो उस केस में किसको प्रायोरिटी मिलेगी? तो इसका जो जिक्र है सेक्शन 48 में किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। इसमें यह कहा गया ही हैज़ द बेटर टाइटल हु वाज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ उसका टाइटल बेटर होगा जिसका चार्ज पहले क्रिएट किया गया है। तो हमेशा जो फर्स्ट चार्ज होगा या जो पहले चार्ज क्रिएट किया गया होगा उसका राइट पहले है, उसको जो चार्ज है वो बेटर माना जाएगा। लिमिटेशन पीरियड जो है सूट फाइल करने के लिए, सूट लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट ऑफ फॉर द प्रॉपर सेल ऑफ प्रॉपर्टीज 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मॉर्गेज डेप्ट बिकम्स ड्यू। तो 12 साल का टाइम होता है मॉर्गेज डेप्ट जब ड्यू हो जाए उसके बाद में उसको सेल के लिए सूट फाइल करने का। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर फोरक्लोजर इज 30 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मॉर्गेज डेप्ट बिकम्स ड्यू। और फोरक्लोजर के लिए 30 साल का समय होता है। 30 फोरक्लोजर हमने बताया साथियों कि जब भी बैंक या कोई भी मॉर्गेजी जो होता है, लेंडर जो होता है, वो सूट फाइल करता है कोर्ट में और कहता है कि जो मॉर्गेजर है, बोरोवर है, इसने समय पे पैसा नहीं दिया है, तो इसका जो रिडेम्पशन का राइट है वो ख़त्म किया जाए और फोरक्लोजर का राइट हमें दिया जाए। तो ये फोरक्लोजर होता है साथियों। 30 साल का टाइम होता है जब मॉर्गेज डेप्ट ड्यू हो जाए उसके बाद में कभी भी 30 साल के अंदर फोरक्लोजर के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। लिमिट और सेल के लिए 12 साल का समय है जब भी प्रॉपर्टी जो है ड्यू हो जाए। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। मॉर्गेज के बारे में हमने जाना कितनी तरह की मॉर्गेज हैं, अलग अलग तरह की मॉर्गेज की क्या स्पेसिफिकेशन है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।